कभी सोचा है कि पुराने जमाने में जब लिखने पढ़ने का इतना चलन नहीं था तो लोग जरूरी ऐतिहासिक बातें याद कैसे रखते होंगे। कमाल की बात है, वो इस्तेमाल करते थे स्मृति श्लोकों का, मतलब एक तरह के निमोनिक्स का। ये श्लोक ना बड़े से बड़े ज्ञान को एक छोटे से आसान से कोड में बदल देते थे। और आज हम सब मिलकर ऐसे ही एक कोड को तोड़ने वाले हैं। एक ऐसा कोड जिसमें बौद्ध धर्म की 4 सबसे अहम घटनाओं का पूरा राज छिपा है। तो ये जो श्लोक स्क्रीन पे है, ये बस कुछ शब्द नहीं है, ये एक प्राचीन पहेली है। एक ऐसी चाबी है जो 4 ऐतिहासिक बौद्ध परिषदों की सारी जरूरी जानकारी को खोल देती है। उनके संरक्षक कौन थे, वो कहाँ हुई और उनकी अध्यक्षता किसने की थी। तो सवाल यही उठता है, आखिर इस श्लोक में ऐसे कौन से ऐतिहासिक रहस्य छिपे हुए हैं। चलिए पता लगाते हैं। इस सफर पर निकलते हैं और इस कोड के हर हिस्से को एक एक करके सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोता लगाते हैं श्लोक की पहली लाइन में। यही लाइन हमें सीधे उन 4 शासकों या कह लें कि संरक्षकों तक ले जाएगी जिन्होंने इन परिषदों का आयोजन किया था। तो देखिए, पहला शब्द क्या है? शत्रु। बस यही है हमारी चाबी। इसी से हमें याद रहेगा पहली बौद्ध परिषद के संरक्षक का नाम, राजा अजातशत्रु। है ना, एकदम सिंपल। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पैटर्न आगे भी चलता है। अगला शब्द है काला, और ये हमें सीधे सीधे दूसरी परिषद के शासक कालाशोक की तरफ इशारा करता है। और बिल्कुल इसी तरह अगला शब्द है शोक। ये हमें तीसरे संरक्षक की याद दिलाता है, जो कोई और नहीं बल्कि महान सम्राट अशोक थे। देखिए कैसे ये श्लोक इतिहास के इतने बड़े बड़े नामों को छोटे छोटे याद रखने लायक हिंट्स में बदल देता है। और चौथे शासक के लिए तो श्लोक ने काम और भी आसान कर दिया है। यहाँ कोई हिंट नहीं, कोई इशारा नहीं, नाम सीधा सीधा दिया गया है, कनिष्क। तो लीजिए, पहली ही लाइन ने हमें चारों शासकों के नाम बता दिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अच्छा, तो शासकों की पहचान तो हो गई। चलिए अब कोड के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें उन जगहों के बारे में क्या बताता है जहां ये अहम बैठकें हुई थीं। श्लोक में अगला जो जरूरी शब्द है वो है राज। ये राजवंश शब्द का हिस्सा है। यही राज हमें पहली परिषद की लोकेशन तक ले जाता है, जो थी राजगृह, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। इसके ठीक बाद उसी राजवंश शब्द से हमें एक और ध्वनि मिलती है, वै। ये छोटी सी ध्वनि दूसरी परिषद की जगह यानी वैशाली की ओर इशारा करती है। ये दिखाता है कि ये श्लोक कितना सरल और शानदार है। फिर हमारे पास आता है शब्द पुत्र। अब ये तो एक बहुत ही साफ संकेत है जो हमें सीधे तीसरी परिषद की जगह पर ले जाता है, उस जमाने का महान शहर पाटलिपुत्र। और आखिर में बिल्कुल शासक कनिष्क की तरह ही आखिरी जगह का नाम भी सीधा सीधा बताया गया है। शब्द कश्मीरी हमें चौथी परिषद की जगह की याद दिलाता है, कश्मीर का कुंडलवन। तो हमने शासकों और जगहों दोनों को सक्सेसफुली डिकोड कर लिया है। अब वक्त है इस पहेली के आखिरी टुकड़े को जोड़ने का, यानी उन अध्यक्षों के नाम जिन्होंने इन परिषदों को लीड किया था। और इसका जवाब मिलता है श्लोक की आखिरी लाइन में, कश्यप, कामी, 30 मित्र। ये एक लाइन एक के बाद एक चारों अध्यक्षों के नामों के लिए संकेत देती है। मतलब हर शब्द एक अध्यक्ष के नाम की चाबी है। इससे पहले कि हम सारी जानकारी को एक साथ रखें, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये श्लोक एक टाइमलाइन की तरह बनाया गया है। ये पहली से लेकर चौथी परिषद तक सभी घटनाओं को उनके होने के क्रम में यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताता है। तो अब इंतजार खत्म हुआ। चलिए इस प्राचीन कोड के सभी सुलझे हुए हिस्सों को एक साथ लेकर आते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। और ये रही पूरी जानकारी। इस टेबल में वो सब कुछ है जो हमने सिर्फ उस एक श्लोक से निकाला है। पहली परिषद, शासक अजातशत्रु, जगह राजगृह, अध्यक्ष कश्यप। दूसरी परिषद, शासक कालाशोक, जगह वैशाली, अध्यक्ष कामी। तीसरी, अशोक पाटलिपुत्र, अध्यक्ष 30। और चौथी, कनिष्क, कश्मीरी कुंडलवन और अध्यक्ष मित्र। सोचिए तो जरा, ये सब कुछ बस उस एक छोटी सी लाइन में छुपा था। कमाल है। ये हमें दिखाता है कि ज्ञान को सहेजने के लिए इंसानी दिमाग कितने कमाल के, कितने रचनात्मक तरीके खोज सकता है।
और ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि पीढ़ियों तक ज्ञान को बचाने के लिए इस तरह के और कौन-कौन से शानदार तरीके मौजूद हो सकते हैं, जो शायद आज भी हमारी नज़रों से ओझल हैं।